और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक। इस नेम इज़ इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पहला यूनिट है, मतलब उसमें हमने ये पढ़ना है कि मतलब ऐसे मैं टाइमलाइन बनाऊँ तो कि देश आज़ाद होने से पहले, देश आज़ाद होने के बाद और 1991 के बाद। ठीक है, तो ऐसे 3 डायग्राम, तो मैं इसको 3 चैप्टर बोलूँगा कि प्री 1947 ब्रिटिश रूल, 1950 टू 1990 यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्लानिंग समझाया जाएगा, और पोस्ट 1991 जैसे कि आपको पता है कि 1991 में हमारा ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आया। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब इस चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना चीज़ों का। यूनिट 2, इसमें हमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स हमारी मेनली 4 हैं लगभग। पहली प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल, तीसरी प्रॉब्लम है रूरल डेवलपमेंट, चौथी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट, और फिर लास्ट चैप्टर हमारा है यूनिट 3 का इंडियन वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना। हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन बेकार है। कंपैरिजन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं ना, तभी हम बता पाएंगे ये इससे अच्छा है। अगर उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो कभी भी हम उसमें बेटरिंग या नॉन बेटरिंग बता नहीं सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई कंपेयर ओवरऑल इंडिया। ओके, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा। मुझे लगता है ये सब तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हमारे इंडिया को बोलते थे पहले गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। तो कैसे सोने की चिड़िया थी, फिर ब्रिटिश आए, वहाँ से टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे इंडिया का। मतलब 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो वहाँ पर सराय-उद-दौला से ब्रिटिश मतलब जीत गए, सराय-उद-दौला हार गया। फिर वहीं से हमारा न्यू इकोनॉमी, मतलब वहीं से चेंज होने लगा, वहीं से चीज़ें बदलने लगी। ठीक है, अच्छा। और हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली बहुत ज़्यादा मेजर एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंस थे। मतलब हमें किसी और कंट्री की चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने ये यहाँ पर देख लिया था कि जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ना हमें ऐप्स चाहिए, फ़ोन चाहिए, चीज़ें चाहिए बहुत, तब हमें विदेशों की ज़रूरत पड़ती है। हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और हमें सीएनजी चाहिए, तब हमें विदेश में जाने की ज़रूरत पड़ती है। बट 1757 से पहले उस समय तो बहुत कम लोगों की बेसिक नीड थी, और उस अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चर गुड्स से प्रोड्यूस कर लेते थे। तो वहाँ पर हमारी इंडिया में कोई दिक्कत नहीं थी उस समय। लगभग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंस थे हम, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट थे हम। कोई डाउट? ये तो सब आपको पता ही था, मतलब मैंने कुछ भी नया नहीं बताया इसमें। एंड जमींदार सिस्टम, it is the best diagram of your exam. You can put it down on a exam. जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के पे ब्रिटिश का रूल था, तो टॉप में ब्रिटिश रहते थे, फिर नीचे से हजारों जमींदार हैं, फिर उसके नीचे ऐसे लाखों फार्मर्स हैं। तो जमींदार जो है हमारा जो जमींदार है वो पुअर फार्मर से कल्टीवेट करवाएगा। जो पुअर फार्मर से कल्टीवेट करवा लिया, फिर ये पुअर फार्मर्स इसको दे देंगे, और जमींदार ब्रिटिश को दे देगा। तो ऐसे हमारे यहाँ वो चीज़ें यूज़ करते थे, इसको तो पता ही होगा आपको। फिर ऐसे ही उनका मतलब जमींदार ब्रिटिश को फिक्स रेंट देते थे। मतलब जैसे कि आज रूम रेंट देते हैं हम दूसरे की प्रॉपर्टी एक्वायर करने पे, वैसे ही हमारे जमींदार फिक्स रेंट देते थे। और इसी को हम बोलते थे लगान। या ये पुअर कल्टीवेटर से
पुअर कल्टिवेटर से, पुअर फार्मर से जमींदार लगान लेते थे। मूवी आई थी ना लगान, उसी पे ऐसा है कि ये पुअर फार्मर से जमींदार लगान वसूलते थे। कोई डाउट? और हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या मेन प्रॉब्लम थी, तो मुझे ना तुम्हारी इकोनॉमी पे बुक के बेसिस बताना है। तो मैंने जब देखा बुक को अच्छे से, तो मुझे ऐसे 3 प्रॉब्लम समझ में आई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज था। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा स्केर्सिटी तो हमेशा रहनी है इकोनॉमिक्स में, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कोई करता ही नहीं था, जमींदार ना बस उनसे काम कराते थे। ये मतलब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करते थे, वो इरिगेशन फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते थे, वो बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, वो बस जमींदार काम कराते रहते थे। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में ऐसा था कि जैसे आज मैं ना 1 मन गेहूँ, एग्जाम्पल इंग्लिश में देता हूँ मैं, आज मैं एक हेक्टेयर में, ठीक है, 10 किलो गेहूँ उगाता हूँ। तो पहले 1 हेक्टेयर में सिर्फ 1 किलो गेहूँ उगता था, मतलब जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन बोल सकते हो आप, कि जैसे जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा हुआ वैसे वैसे हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। आज हम बहुत ज़्यादा अच्छी सीड्स यूज़ करते हैं, आज इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, आज फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आज हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मतलब लैंड के लिए मतलब कल्टीवेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, हार्वेस्टिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। पर एट अ प्रीवियस हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर वहाँ पर हम देखते हैं फिर फोकस कॉमर्शलाइजेशन। अंग्रेज हमारे यहाँ पर सिर्फ कहते थे कॉमर्शियल फार्मिंग करो, आप कॉमर्शियल फार्मिंग करो। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब कैश क्रॉप। यहाँ पर बहुत से डायग्राम है कि हम गेहूं ना उगाएं, हम कॉफ़ी उगाएं या चाय उगाएं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कैश क्रॉप। वो हमारा मतलब ऐसे हम वीट से शिफ्ट हो गए थे कैश पे, हम वीट से हम राइस से शिफ्ट हो गए थे क्रॉप कैश क्रॉप पे। तो हम कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा करते थे। फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया है, और स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये था हमारे एग्रीकल्चर में दिक्कत। फिर हम आते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा था कि अंग्रेज़ों ने पहले हमारे यहाँ ना डबल, जिसको बोलते हैं डबल फोर्ड रॉड, मतलब है कि दोहरी तलवार, हमारे यहाँ से सस्ता सामान ले जाते थे विदेश में, और विदेश से सस्ता सामान लेके आते थे। हमारे यहाँ से मतलब रॉ मटेरियल लेके जाते थे विदेश, और विदेश से वही फिनिश गुड बना के वापस ले आते थे। अब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में दिक्कत नहीं है ना। रॉ मटेरियल मतलब जो अभी पुट टू यूज़ करना बाकी है, अभी उसको मतलब बहुत सारा प्रोसेसिंग बाकी है, उसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है, उसको मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल, ठीक है। उल्टा फिनिश गुड वो गुड जो रेडी टू मार्केट है या रेडी टू सेल है, उसे मैं बोलता हूँ फिनिश गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा था कि इंडियन रॉ मटेरियल्स ले जाते थे ब्रिटेन में, और फिर वहाँ से फिनिश गुड्स वापस लेके आते थे। तो इस तरह से ना मतलब ऐसा है कि एक बार सिर्फ जा रही है लेके चले आ रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड था ना, ऐसे हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब जैसे कि अभी मैं कोई चीज़ बनाऊँ ना, हाथ से बनाऊँ तो लगभग 10,000 का पड़ेगा। मैं अभी पेंटिंग बनाऊँ हाथ से तो लगभग 10,000 का पड़ेगा, और महंगा। बट मैं अगर यही प्रिंट आउट करा लूँ तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 2 रुपये का पड़ जाएगा, 1 रुपये का पड़ जाएगा। तो जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं वो बहुत महंगे थे, बहुत कॉस्टली थे एज़ कम्पेयर टू इनके मैन्युफैक्चर गुड्स या इंडस्ट्री गुड्स। इसमें कोई डाउट? फिर है और उससे क्या एडवर्स इम्पैक्ट इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट आया, क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट आया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आया। मतलब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, इसको मतलब बोल सकते हैं कि
इंडस्ट्री नहीं है, काम ही नहीं है, फिर तो वही दिक्कत है ना कि फिर मैसिव एम्प्लॉयमेंट, फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हम बहुत ज़्यादा विदेश के गुड पे डिपेंड हो गए, जैसे आज हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। फिर हमारे पास नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास आज जैसे नहीं है तो वैसे ही था, ठीक है। और लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और कोई जीडीपी कंट्रीब्यूशन